जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ए टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदि, ए टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लोग सेटेड एग्जाम को टारगेट करते हुए आज पर्यावरण शिक्षण को लेकर के आपके सामने आए हैं। ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा, सीटेड एग्जाम में काफी आपको इससे हेल्प मिलेगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर ये आप क्वेश्चन हमारा लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस लेक्चर से संबंधित किसी तरह का कंफ्यूजन होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स दिख रहा है, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है, बताइए। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जो था वो आपका क्या था? हमने बताया था अनीता के मुजफ्फरपुर के बोचहा गांव की कहानी, याद है? और सबसे बेस्ट जो समय था वो अक्टूबर से दिसंबर। और देखिए कुछ महत्वपूर्ण बात जो आपको बताते चले। हमने कहा था सभी चिट्ठी का काम बांटा हुआ रहता, याद है? रानी चिट्ठी, सिपाही चिट्ठी और मजदूर चिट्ठी। रानी चिट्ठी अंडे देने का काम करती है, सिपाही चिट्ठी बिल का ध्यान रखती है और मजदूर चिट्ठी खाना पहुंचाने का काम करती है। उसी तरह से मधुमक्खी, ततैया ये सब में था, आपको बता दें, दीमक में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ाया गया है, आपको पूछ भी दिया। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। और देखिएगा 74 नंबर क्वेश्चन में क्या कर, एक पश्मीना शाल लगभग आ गया। पश्मीना शाल के बारे में पढ़ा थे, याद है? पश्मीना, सबसे पहले ये बताइए पश्मीना है क्या? पश्मीना एक प्रकार विशेष नस्ल की बकरी है जो कितना 1000 मीटर ऊंचाई पर रहती है पहाड़ पर। 5000 मीटर के पहाड़ पर भी वो अपने आप को समंजसता स्थापित करती है, एडजस्ट कर सकती है। उसका जो बाल होता है बहुत ज्यादा पतला होता है और उसके बाल से बनता है पश्मीना शाल, जो मशीन से नहीं बनाया जाता है। उसको बनाने में लगभग एक शॉल को बनाने में 250 घंटे का समय लगता है और नॉर्मल स्वेटर की अपेक्षा वो 6 गुना ज्यादा, नहीं करेंगे आवाज को, वो 6 गुना ज्यादा क्या होता है? गर्म होता है। ठीक है, तो इस बात को समझना है। और यहाँ पर देखिए उसी कर दिए कब। चलिए अब देखिएगा यहाँ से उसी संबंधित सवाल पूछ रहा है कि एक पश्मीना शाल लगभग 1.5 साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है। मतलब कहता है कि कितने स्वेटर के बराबर गर्म होती है? तो 6 गो स्वेटर के बराबर गर्म होती है। तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने हेतु कितने घंटों का समय लगता है? 250। शुभम को कल समझ नहीं आ रहा था, ये बात आया समझ में? 6 और 250 समझ में आया कि दोनों क्या फंडा है? 6 गुना ज्यादा गर्म और 250 घंटा समय। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। अब देखिएगा कुछ फैक्ट जब हम आपसे पूछते चले तो आप लोग बताते चलिएगा, है ना? अब सांप का बात जब आ गया तो कुछ पूछेंगे ही, है ना? अब बताइएगा, सांपों से प्रेम करने वाला एक जनजाति है जिसका नाम क्या है? कालबेलिया है। कालबेलिया जो जनजाति होता है वो सांप को अपने बेटी के शादी में क्या करता है? उपहार देता है। और अपना गहना जो होता है वो गहना सांप की आकृति के समान ही बनवाता है। ठीक है, सांपों से वो लोग काफी प्रेम करते हैं। भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। पहला कौन? नाग, दूसरा करेल, तीसरा अफैया, चौथा दुबई। और सबसे ज्यादा जहरीला कौन होता है? करेल। बताए थे ना? अब बताइए सांप में जहरीले दांतों की संख्या कितनी होती है? 2। पंचिंग सिस्टम में बताए थे ना? सांप सुन सकता है क्या? नहीं, वो सिर्फ वेब को महसूस करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। इतना बात हम आपको सांप के बारे में बताए हुए थे। और सांप के काटने के बाद उसके जहर को खत्म करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सीरम। और सीरम किससे बनता है? सांप के जहर से। ठीक है, तो देखिए सांप के बारे में इतना जानकारी था। देखिए सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बिल्कुल सही। सही की गलत? सही। कथन नंबर 2, नाग, कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सही है ना? बताए तो है 4 प्रकार के जहरीला सांप।
3 नंबर कहता है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। 4 खोखला दांत होता है, वही ना होता। कहता है 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है। ये तो बात सही है, लेकिन 4 खोखला दांत नहीं होता। आदित्य सर पढ़ाए हुए हैं। और उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 में कहता है कि सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, जिसे सीरम का पता है ना। अभी सारा बात इसी में कहता। कौन कौन कथन सही है? हो 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर कथन सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हमको दिख रहा है। देखिए कितना आसानी से पकड़ में आ गया। आया कि नहीं पकड़ में? ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत थी? आप बताइए खुद से। एकदम टेंशन नहीं लेना था, बस सांप की कहानी को सुन लेना है और बस क्वेश्चन को मार देना, 1 नंबर ले लेना। ठीक है, आगे बढ़े, बात नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइएगा। कहता है ऊन प्राप्त होता है किससे किससे? देखिएगा, भेड़, ऊंट एवं याक के बालों से। भेड़ शेर से कौन ऊन प्राप्त करेगा जी? ठीक है ना, भेड़ शेर और ऊंट के बालों से। तो 2 नंबर तो हो गया गलत। 3 नंबर का तो नहीं होता, शेर से नहीं होता। ऊंट, हाथी एवं खरगोश के बालों से। हाथी के बाल से कोई ऊन प्राप्त होता है? तो 3 नंबर भी गलत। और 4 नंबर कहता है गाय, बकरी, भेड़, गाय के बाल से कहाँ ऊन प्राप्त होता है? तो 4 नंबर भी गलत। बच गया कौन? 1 नंबर। भेड़ से, ऊंट से और याक के बालों से क्या होता है? ऊन की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पाइएगा। जलीय जंतुओं में श्वसन होता है। जो जलीय जंतु होता है, जो जल में रहने वाला जंतु है, उसमें किसके द्वारा श्वसन होता है? ऑप्शन पूछ रहा है। फेफड़ा से कि फुफ्फुस से कि वायु कोश के द्वारा कि गलफरों के द्वारा? गलफरा मछली जो होता है, गलफरा के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4। इसमें ज्यादा थॉट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याद भी होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ध्यान रखेंगे, 2 टाइप इस प्रश्न को पूछा जाता है। अगर कहेगा कितने कक्ष होते हैं तो 4, इसको बोलते हैं हम लोग वाल्व। ठीक है ना, वाल्व भी कभी कभी कह देगा। तो मनुष्य में कितने कक्ष होते हैं? तो 4। लेकिन बउआ हो एक ऑप्शन देगा, कहेगा कितने कक्ष होते हैं, ये बात नहीं पूछेगा, कहेगा कितना जोड़ा कक्ष होता है। थोड़ा सा टर्न कर देता है और वहां पर ऑप्शन नंबर 1 में देता है 4, ऑप्शन नंबर 2 में देता है 2। लड़का जैसे ही देखा कि अच्छा शरीर में कक्षों की संख्या 4, अरे जोड़ा जोड़ा, तो 2 ही जोड़ा ना होगा। ऑप्शन नंबर 2 पर जाइए, फटाफट रख के निकल जाते हैं, गायब हो जाते हैं 89 नंबर पर। 1 के नंबर का हाँ वाल्व उसको कर। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है, नहीं नहीं वही होता है। अब नेक्स्ट आइए, अब देखिएगा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 79 क्वेश्चन कहता है नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। गलत लिखा गया, ठीक है ना, परिचित कराना, प्रचलित नहीं, परिचित कराना चाहती है प्रखंड को, और प्रखंड नहीं प्रकरण को, गलत लिखा गया, प्रकरण लिखे वहां पर। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयोगी होगी? पहले देहाती में समझिए क्वेश्चन को। नलिनी क्या है? एक शिक्षिका जो कक्षा 3 में पढ़ाती है, और उसको पढ़ाना क्या था तो बताइएगा, जानवर के बारे में उसको पढ़ाना था, मतलब टॉपिक था हमारा एनिमल, उसके बारे में उसको पढ़ाना था। कहता है कि नलिनी कौन सा ऐसा गतिविधि अपनाएगी कि जिससे बच्चा आसानी से उसको सीख लेगा। गतिविधि नंबर 1 कि विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। मतलब कि पूरा जानवर का चित्र का चार्ट लेकर के आएगी और यहाँ पर नलिनी दिखाएगी, देखो बाबू यह है एलिफेंट, यह है शेर, यह है बाघ, सभी जानवर को दिखा देगी। एक तो ये हो गया। दूसरा कथन ये कहता है, अब आप एज ए टीचर सोचिएगा कौन सा हमारे लिए बेस्ट मेथड होगा। ठीक है, सोच बनाना है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि विभिन्न जानवरों के चित्र को श्यामपट्ट पर बनाना। अब देखिए सबको क्या कर देगी, सबको श्यामपट्ट पर हाथी का, घोड़ा का, शेर का, बाघ का श्यामपट्ट पर चित्र बनाएगी। या ऑप्शन नंबर 3 जानवर तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करेगी। मतलब जानवर और उसके लिए वह हमारे लिए क्यों उपयोगी है,
इसके लिए जो है एक तरह से वीडियो दिखाएगी बच्चों को। या ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के लिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना, या बच्चों को सिर्फ कहेगी कि तुम्हारी किताब में एलिफेंट का चित्र दिया हुआ देखो समझो। अब बताइए आप एज ए टीचर कौन से मेथड को सबसे सुलभ मानते हैं जिसमें बच्चा आसानी से सीख लेगा? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 को आप क्या माने? एकदम सुलभ। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये वीडियो दिखाने वाला बात है, तो कोई जरूरी नहीं कि वीडियो दिखाने वाला बात सब जगह सही है। हो सकता है कोई और क्वेश्चन में इससे भी अच्छा एक्टिविटी करा दे। अब इससे भी अच्छा एक्टिविटी क्या हो जाता कि जब ये ऑप्शन भी कम पड़ जाता। कैसे? जब कहता कि नलीली बगल के पार्क में ले जाकर के जानवर और पक्षी का मूर्त दर्शन करा रही है, तो ये भी फेल हो जाता है वीडियो दिखाने वाला। सबसे ज्यादा पॉजिटिव उस समय क्या होता? मूर्त रूप से दर्शन कराने वाला। लेकिन हमको वो नहीं समझना है। आप कहिएगा सर वहां पर तो आप गलती कर दिए वीडियो वाला को और यहाँ पर सही करे। अरे बाबू जो ऑप्शन हमारे पास रहेगा उसी में से ना चुनना है। तो बाकी का जो 4 ऑप्शन हमको दिख रहा है उसमें सबसे ज्यादा मजबूत हमको कौन दिख रहा है? यही तो दिख रहा है, तो हम इसी के साथ जाएंगे ना। हमारी बात को समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? कोई जरूरी नहीं है कि किसी ऑप्शन को हम अगर एक क्वेश्चन में एलिमिनेट कर दिए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको हम सही नहीं मानेंगे, उसको मान सकते सही, क्योंकि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है। आपको चारों ऑप्शन का सिचुएशन समझना पड़ेगा कि अभी कंडीशन और स्थिति क्या है, उसी के आधार पर हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पाइएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 किसका? 79 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि प्रयोगशीलता खोजना, जांच पड़ताल पर प्रश्न पूछना, पर्यावरण के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। शायद हम ये क्वेश्चन आपको बताएंगे। अब ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि जैसे मान लीजिए कि हर चीज हमारे लिए क्यों जरूरी है, जैसे दाल हमें क्यों खाना चाहिए, सोयाबीन हमें क्यों खाना चाहिए, रोटी हमें क्यों खाना चाहिए, मतलब विभिन्न खाद्य पदार्थ के बारे में बच्चों को बताना है, समझाना है। तो कह रहा है कि कौन सा गतिविधि आप अपनाइएगा जिससे बच्चा उसके बारे में स्पष्ट रूप से समझ सकेगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थ को चित्र बना देंगे, मतलब सब का, रोटी का, चावल का, गेहूं का, सोयाबीन का, मटर का, सब का क्या करेंगे? चित्र बना देंगे। बोलेंगे देखो बेटा ये मटर, ये सोयाबीन, ये दाल। ठीक है। कथन नंबर 2 कहता है कि विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है और प्रत्येक का अनिवार्य तत्व बता, मतलब सबका उदाहरण देखा। देखो ये है आंवला, आंवला में विटामिन सी। ठीक है ना? ये है पपीता, पपीता में विटामिन सब होता है ना। अरे पपीता में सब विटामिन होता है। ठीक है ना? अब देखिएगा कहता है कथन नंबर 3 कि छात्रों से कहना है कि सभी संभावित क्षेत्रों से संबंधित जानकारी एकत्र करना, और उसके बाद कहता है प्रकरण पर एक वीडियो दिखाना। अब देखिए यहाँ पर आप तो फिर कहिएगा सर वीडियो दिखाने वाला सही मानिए, कहिएगा ना? नहीं, अब यहाँ पर कमजोर पड़ गया, क्योंकि बच्चा ऑप्शन नंबर 3 में खुद से करके सीख रहा है। हम बच्चा को बोलेंगे कि बेटा सोयाबीन हमारे लिए क्यों जरूरी है, सोयाबीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, आंवला हमारे लिए क्यों जरूरी है, आंवला में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, घर से खोज करके ला करके लिख करके तुमको दिखाना। यहाँ पर बच्चा घर जाएगा, रिसर्च करेगा, अनुसंधान करेगा, किताब में देखेगा, कॉपी में देखेगा, मम्मी से पूछेगा, पापा से पूछेगा, दादाजी से पूछेगा, भैया से पूछेगा, दीदी से पूछेगा। बताइए खोजने की प्रवृत्ति उसमें बढ़ रहा है कि नहीं? ऑप्शन नंबर 3 में तो खोजने की प्रवृत्ति जिसमें बढ़ता है उसके द्वारा जो बच्चा सीखता है वो सीखना सबसे अच्छा सीखना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन? 3। यहाँ पर वीडियो हो गया क्या? यहाँ पर वीडियो दिखाने वाला कौन सही हो गया? अब देखिए समझ में आया। इसीलिए हम एक क्वेश्चन लगातार करके दिए। लगातार इस क्वेश्चन को हम सेट इसलिए किए हैं ताकि आपका जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में बैठा रहता है उसको हम क्लियर कर सके। यहाँ पर कि देखिए एक ऑप्शन में वीडियो दिखाने वाला सही और एक ऑप्शन में निगलेक्ट। क्यों? क्योंकि बाकी के जो यहाँ पर ऊपर में ऑप्शन जो था उसमें सबसे ज्यादा मजबूत वीडियो दिखाना था, लेकिन नीचे वाला क्वेश्चन में सबसे ज्यादा मजबूत वो नहीं बन पाया, इसीलिए आप उसको उस ऑप्शन को एलिमिनेट किया। समझ में आ रहा है बातें हम क्या कहना चाह रहे हैं आप लोगों को? तो इसी सोच को आपको डेवलप करना है, इसी थिंकिंग को आपको डेवलप करना, बाकी तो कुछ नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि
और 81 नंबर, कक्षा चौथी के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गतिकी निम्नलिखित गतिविधियों करने की योग्यता बताती है। ये भी शायद बताए हुए हम आप लोग को, बनाती है। कौन सी बताइए? अच्छा ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। अच्छा देखिएगा, बच्चा मूर्त रूप से अब दर्शन कर रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, है ना। लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा एक बात कि कभी भी ऑप्शन 1 को पढ़कर मत मारिएगा, बाकी सब ऑप्शन को पढ़ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर 2, विशेष उदाहरणों के संकल्पना की व्याख्यान, मतलब जो भी एग्जाम्पल है उसका हम लोग लेक्चर दे करके व्याख्या करेंगे। या ऑप्शन नंबर 3, संकल्पना को समझने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग, खाने वाला नहीं, वीडियो दिखाने वाला, मल्टीमीडिया कैप्सूल उसको कहते हैं। और 4 नंबर कहता है प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। बताइए सबसे बेस्ट एक्टिविटी कौन लग रहा है? अगर हमको एयर के बारे में बच्चों को पढ़ाना है कि हवा कैसा होता है, क्या होता है, किस तरह से, तो क्षेत्र भ्रमण कराएंगे तो बच्चा मूर्त रूप से उसको क्या करेगा, फील करेगा। सर हवा सब जगह एक ही, मतलब सब जगह तो है, तो भ्रमण में क्यों ले जाएंगे? अरे भ्रमण पे ले जाएंगे तो एक तरह से उसको फील मिलेगा ना भाई। यहाँ पर भी तो मिल सकता है। अरे यहाँ पर फील नहीं मिल सकता है, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने पर उसको लगता है कि हम कुछ सीखने जा रहे हैं। क्षेत्र भ्रमण समझते हैं? अब क्षेत्र भ्रमण का यह मतलब नहीं हो कि यहाँ से हम जो है ना किसी महाद्वीप पर या महासागर के किनारे लेकर चले। क्षेत्र भ्रमण का यही मतलब होता है कि बगल के पार्क में भी लेकर चलेंगे, ठीक है। क्षेत्र भ्रमण का यह मतलब होता है कि हमारे मोतिहारी से 25 किलोमीटर के दूरी पर केसरिया बौद्ध स्तूप है, वहां पर लेकर चले गए। उससे क्या होगा, बच्चों को फील आता है सीखने के लिए। कहेंगे कि हम लोग क्षेत्र भ्रमण पर जा रहे हैं, इसलिए सरकारी स्कूल में घुमाया जाता है बच्चों को। अब कहिएगा सर वो कार वीडियो में देखा कर कहानी काम चलता है, तो देखेगा तो उसको ज्यादा अच्छा लगेगा ना, उसको फील आएगा कि हम घूमने गए थे, हमने खुद इस चीज को क्या किया, एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा बताइए? ए नंबर बिल्कुल सही है कि शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो और शामिल किया गया है जिसकी उद्देश्य क्या है बताइए। प्रत्येक हस्तपरक अनुभव उपलब्ध करना, परीक्षाओं में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्द के परिभाषा सिखाना, गलत, वैज्ञानिक शब्द की परिभाषा सिखाना, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। क्वेश्चन पहले पढ़िए क्या कहता है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो वो शामिल, हाँ अब समझिए विद्यार्थी कहता है कि जब ईवीएस का आप पढ़ाते हैं तो ईवीएस के चैप्टर में खंड खंड करके क्यों दिया रहता है, ठीक है ना। खंड खंड मतलब ये होता है कि सही गलत को भरिए, उसके बाद में खाली स्थान को भरिए, उसके बाद में कुछ चित्र दे देगा, बोलेगा इसको पेंट कीजिए। एक पौधा जो है बिना रंगा हुआ दे देगा, बोलेगा पौधे को जो है पेंट कीजिए। आम दे देगा बिना रंगा हुआ, बोलेगा इसको पेंट कीजिए। तो इससे क्या हो रहा है, मतलब ये खंड खंड करके अलग अलग एक्टिविटी क्यों दिया रहता है, ये सवाल ये पूछता है आपसे, ठीक है ना। सवाल ये पूछ रहा है आपसे, पहले सवाल को समझ गए ना आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो क्या कर, इससे फायदा क्या होगा कि परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, मतलब परीक्षा में उसका अच्छा नंबर आए, इसलिए वो खंड खंड कर दिया रहता क्या। देखिए किसी भी पाठ्यक्रम का यह उद्देश्य नहीं होता है कि आप हमारे बात को पढ़े और 100% परीक्षा में नंबर लाए, क्योंकि एनसीए 2005 एक तरफ एकदम स्पष्ट रूप से कहता है कि हमारा रटाना उसको मकसद नहीं है, परीक्षा में नंबर दिलाना मकसद नहीं है, समझाना हमारा मकसद है, समझ को ज्ञान मानना है। लेकिन 2 नंबर तो समझने पर बल दे ही नहीं रखी, केवल परीक्षा में नंबर उठाओ, केवल उसलिए खंड करते हैं। ऑप्शन नंबर 3, वैज्ञानिक शब्द की परिभाषा सिखाना। बताइए, बताए थे ना वैज्ञानिक शब्द की परिभाषा सिखाना, रटाना, ये सब क्या है, बेकार, निगेटिव है। और 4 नंबर कहता है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखने के लिए वो काम करते हैं, खूब बिजी रहा इसीलिए खूब बी है, ठीक है ना, इसलिए होता है क्या। ऑप्शन नंबर 1 है। अब देखिए प्रत्येक हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, हस्तपरक का मतलब समझते हैं, हाथ से किया जाने वाला। अब देखिए बच्चा पहले सही गलत को अनुभव करेगा कि सही गलत कैसे चुना जाता है, फिर खाली स्थान को एक्सप्रेस करेगा कैसे भरा जाता है, फिर चित्र को पेंटिंग करने का अनुभव करेगा किस किस कलर से किसको किसको करना है। समझ में आ रहा है, मतलब ये होता है क्या, हस्तपरक अनुभव। इसलिए खंडित कर करके दिया जाता है ताकि बच्चे स्वयं से करके उसको सीखे, और करके सीखना सबसे अच्छा सीखना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
अब देखिए इस सब में क्या करना है ना, ये सब क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, सब क्वेश्चन लड़ेगा नहीं, लेकिन इसको समझने से आपको फायदा बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप क्वेश्चन बनाए होंगे 10 दिन पहले ईवीएस का पेडागोजी उसमें, और अभी जाकर बनाकर देखिए इसमें बहुत अंतर हो गया होगा, ठीक है ना। मतलब आपका लेवल का भी जो है ना ऐसा लग रहा हो कि हमारे में प्रोग्रेस अब हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा 5 के शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? ठीक है ना, मतलब हमको क्या करना है, ईंधन को बचाना, ईंधन को संरक्षित करना है। इसके लिए जैसे मान लीजिए क्या है ना, पेट्रोल का उपयोग कम करें, है ना, डीजल का उपयोग करें, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर क्या है, सीमित है। अगर सभी लोग ज्यादा यूज करने लगेगा तो खत्म भी हो सकता है, बताए थे ना। तो देखिए, तो वो जो है ना ऐसा एक रिसोर्सेस है जो पृथ्वी पर हमारा बहुत सारा नहीं, जैसे कोयला हो गया, ठीक है ना, कोयला जैसे इसे कोयला से हमारा लाइट उत्पन्न होता है ना। तो क्या होता है, लाइट को बचाना चाहिए, क्योंकि लाइट को हम बचाएंगे तो कोयला भी बचेगा। अब कोयला हमारे पास सीमित संसाधन है नहीं ज्यादा, इसीलिए हमको उसको बचाना है। पेट्रोल हो गया, हजारों करोड़ों वर्ष लग जाता है बनने में, लेकिन 2 मिनट में मोटरसाइकिल में डालकर उड़ा देते हैं, है कि नहीं है, बताइए। डीजल हो गया, करोड़ों वर्ष लगता है डीजल को कितना रिफाइन होकर तब जो है पेट्रोल पंप के पास आता है, लेकिन आप क्या करते हैं, सीधा मोटरसाइकिल लेकर हाँ 500 डालिए और सीधा बस। उससे कोई फर्क पड़ता है आपको कि हमारे पास सीमित है, कि वो सब बहुत सीमित संसाधन है, वो सब बहुत सीमित संसाधन है आपके पास, आपको बचा करके उन सबको रखना है। तो कहता है कि इस सबको मतलब संरक्षण के लिए रिजर्व करके हमको रखना है। तो बच्चा को कौन सा ऐसा काम कराएंगे कि बच्चा इस बात को समझ पाएगा। क्वेश्चन समझ गए? ऑप्शन नंबर 1 कहता है संदर्भ पुस्तक, मतलब उससे संबंधित पुस्तक उपलब्ध कराएंगे बच्चा को। या ऑप्शन नंबर 2 पोस्टर पर नारा लेखन जो होता है, देखते हैं ना, संसाधन को बचाने के लिए, पेड़ को बचाने के लिए पोस्टर बनता है ना, पोस्टर पर नारा लेखन। या कहता है 3 नंबर में समाचार पत्र के द्वारा, या कहता है पाठ्य पुस्तक के द्वारा। निश्चित रूप से आप जो है ना अगर ईंधन संरक्षण के बारे में बच्चों को बताना चाहते हैं तो आप पोस्टर पर स्लोगन बनवा दीजिए, ठीक है ना। और स्लोगन बनने से क्या होता है कि वो आपको इमोशनल टच करता है, और उससे बच्चा समझ पाएगा कि हाँ हमको पर्यावरण को क्या करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2 बिल्कुल राइट होगा। इसमें बहुत लोग मार दिए होंगे पाठ्य पुस्तक, है ना, पाठ्य पुस्तक मार दिए, कोई मार दिया होगा समाचार पत्र, ठीक है ना। पोस्टर इसका जो है ना बिल्कुल राइट उत्तर होगा, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा भी गया। अब देखिए कौन सी सर इसमें मिसिंग है सर, सर समाचार 84 नंबर प्रश्न सर, वो सर मिसिंग है उसमें। इसमें 84 हाँ अभी तो पढ़े। अब आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे 85 नंबर, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। रटने की प्रवृत्ति को रोकना है तो किस तरह के प्रश्न को पूछेंगे बच्चा से, जितना लंबा चौड़ा वाला प्रश्न पूछेंगे उसका रटने की प्रवृत्ति खत्म होते जाएगा। जैसे मान लीजिए कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब पूरा रट्टा मारता है लड़का, है कि नहीं, ये भी सीधी रट लेगा। 84 का 2, 84 का 2, 85 का 3, 84 का 2, 85। ऑब्जेक्टिव टाइप जो होता है, एमसीक्यू होता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इसमें वस्तुनिष्ठ वाला में रटने की प्रवृत्ति खूब ज्यादा होता है। और ऑप्शन नंबर 2 लघु स्तरीय, छोटा वाला ना, छोटा उत्तर देने वाला, 5 लाइन में, 2 लाइन में, 4 लाइन में, उसमें भी बच्चा रटेगा। लेकिन उसके बाद में दीर्घोत्तरीय, उसमें भी बच्चा थोड़ा थोड़ा रट लेगा। लेकिन निबंधात्मक में जो होगा, अब देखिए हम आपको बताएं, जैसे जैसे क्वेश्चन बड़ा होते जाएगा उसका रटने का प्रवृत्ति कम होते जाएगा। जैसे वस्तुनिष्ठ में सबसे ज्यादा, उससे कम हो जाएगा रटने की प्रवृत्ति किसमें, लघुत्तरीय में, उससे भी कम हो जाएगा दीर्घोत्तरीय में। और निबंधात्मक में तो नहीं जानते तो लिख ही नहीं पाइएगा। निबंधात्मक का मतलब ये होता है कि बीता से नाप कर लिखना, ग्रेजुएशन में लिखे होंगे, ठीक है ना। ग्रेजुएशन में बच्चा सब कैसे लिखता है, बिहार यूनिवर्सिटी में ये पहले ये नहीं देखेगा हम टॉपिक क्या लिखे, कितना पन्ना निकलता है। परीक्षा से लड़का सब ये नहीं पूछता है कि कितना क्वेश्चन को सॉल्व किया, कितना पन्ना था, हमारा 28 पेज, वो बोलेगा हम 25 पेज, हम तो 30 पेज लिख दिए, मतलब पेज से। निबंधात्मक प्रश्न वहां पर होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा बताइएगा, 85 का ऑप्शन नंबर 4, इसमें रटने की प्रवृत्ति बहुत कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परीक्षण की स्थापना कब की गई।
तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परिषद की स्थापना की गई 26 दिसंबर 1994 को। यह बात आपको याद रखनी है। सितंबर 26 सितंबर 1994, माफी चाहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 87 नंबर, नीचे दिए गए कर्तव्य उत्तरदायित्व का अध्ययन कीजिए। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है, कर्तव्य और उत्तरदायित्व का अध्ययन करना। पहले अध्ययन कीजिए क्या करता है। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, साथी को बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। आज के युग में कहाँ होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कहता है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। कहता है माउंटेनिंग। अब देखिए ये जो है ना, जो चढ़ने वाला है, पहाड़ पर जो चढ़ने वाला होता है, अब ये सब जब ग्रुप में गया है तो उसके बारे में एक और है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, माउंटेनियरिंग। इसमें ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी का उपयुक्त में से चयन कीजिए, मतलब जो उसका कैप्टन होगा उसका क्या क्या जिम्मेदारी होगा, ठीक है, उसको चुनना है, समझ रहे हैं। तो सबसे पहला कथन क्या कहा है कि अन्य लोगों के सामान उठाने में मदद करना। ये तो भाई जिम्मेदारी है कि नहीं। ग्रुप लीडर का जिम्मेदारी है कि भाई सबका सामान उठ जाना चाहिए, नहीं कि 4 गोला टूट गया निकल गया बाकी जब फंसा रह गया, ऐसा है क्या। तो ऑप्शन नंबर कथन नंबर 1 तो हमारा बिल्कुल उत्तरदायित्व है। अच्छा, पूरे ग्रुप में आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, मतलब आप लीडर है तो क्या नेता है आप, नहीं ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 नंबर सही बात नहीं, 2 नंबर सही बात है क्या, कि हम लीडर है तो हम आगे चलेंगे बाकी सब पीछे चलेंगे, ऐसा नहीं करना, ये गलत बात है। 3 नंबर कहता है जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, मतलब उसको छोड़कर निकल जाइएगा। आज की डेट में सब छोड़ के निकल जाता है, ठीक है ना, लेकिन ये आपका उत्तरदायित्व नहीं बनता है। अब देखिए 4 नंबर में क्या कहता है, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। और खाने पीने का इंतजाम करने का मतलब ये हो गया कि आपका ग्रुप लीडर का एक दायित्व है कि आपको सभी का ध्यान रखना है और खाने पीने का इंतजाम भी करवाना है। तो 4 नंबर भी सही। और 5 नंबर है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, मतलब कि ग्रुप लीडर का एक ये भी काम है कि रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह को ढूंढना है। तो 1 4 5 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है ना। जो लोग हमारे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हम ये वीडियो ऑफलाइन क्लास से शूट करते हैं। और सबसे पहली बात, जो बीच बीच में आपको वार्तालाप जो मिलता है, तो मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ इस प्रकार ही है, आप इसको इग्नोर कीजिए कि हमारे बच्चे जो सामने बैठे रहते हैं वो इसी प्रकार से समझ पाते हैं और वो हमको ऐसे ही एडजस्ट कर लीजिए। तो इसीलिए अगर आपको किसी भी वर्ड के बारे में, किसी शब्द के बारे में, किसी वाणी के बारे में अगर आपको लगता होगा कि सर आप ऐसे नहीं बोल सकते, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको इग्नोर करेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे 1 4 5 मतलब सही उत्तर कौन सा होगा, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पर्यावरण शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किससे प्रस्तावित नहीं है, बताइए। बताइए एनसीएफ 2005 पूरा पढ़ा है ना। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, बच्चों के अनुभव और संदर्भ को जोड़ना बताए थे, बता देना बच्चा के एक्सपीरियंस को जोड़िए, उसके संदर्भ को जोड़िए। ऑप्शन नंबर 2 कहता है हस्तपरक क्रियाकलाप, मतलब हाथ से करने वाला क्रियाकलाप कराना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना, कराना चाहिए। तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, मतलब टेक्निकल वर्ड से उसको क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे। कहाँ बोला है, कौन बोला है भाई, एनसीएफ 2005 नहीं बोला है, ठीक है ना। उसके बाद में कहता है विषय अनुसार उपागम। विषय अनुसार उपागम का मतलब ये हो गया कि विषय के अनुसार केवल चीजों को आपको पढ़ाना। बताइए इसमें अब ये तो बात सही है कि भाई विषय अनुसार जो भी हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो तब, या आप कह सकते हैं शिक्षण विधि हो तब, टीचिंग मेथड हो तब, सब सब्जेक्ट के अनुसार ही करते हैं ना वो। तो 1 3 4 सही है, लेकिन किसके बारे में एनसीएफ 2005 नहीं कहता है, तो टेक्निकल शब्दावली से केवल परिचित करना यह एनसीएफ 2005 का उद्देश्य नहीं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट, ठीक है, बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार, हाँ 2005 नहीं है, कंफ्यूज में मत रहिएगा, ये 2000 कहता है। एनसीएफ 2005 की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है,
तो उस समय 6ठी से 8वीं के लिए इसको स्थान दिया गया था। ये क्वेश्चन उतना फेमस नहीं है, पूछने की भी संभावना बहुत ज्यादा कम, इस बात को ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया, बताइए। तो बिहार राज्य का, बिहार बोर्ड का कौन सा बुक चलता है, SCERT स्टेट गवर्नमेंट वाला, और सेंट्रल वाला जो होता है वो चलता है NCERT, ठीक है ना। तो SCERT ऑप्शन नंबर 3 पर जाइएगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवाद या अनुच्छेद सार्वभौमिक मानव अधिकार सुनिश्चित करता है। तो मानव अधिकार आपको किस एक्ट में मिला है, अनुच्छेद 15 के अनुसार। और हमने कुछ आपको RT 2009 के नियम कानून बताए थे, याद है आप लोग। बताइए कि प्राथमिक शिक्षा जो है पहले राज्य सूची का विषय था, और राज्य सूची के विषय के होने के कारण किस अनुच्छेद में यह बातें कहा गया था कि शिक्षा में जो भी पैसा लगेगा, जो भी बजट लगेगा, उसका पूर्णतः देनदार राज्य सरकार होगा। किस अनुच्छेद में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।